24 दिसंबर 1999 नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सर्द शाम ढल रही थी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार खड़ी थी। इसी बीच आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के 5 सदस्य इब्राहिम, अतहर, शाहिद अख्तर, शहीद और सन्नी अहमद काजी उर्फ मिस्त्री, जहूर इब्राहिम और शकीर इस फ्लाइट के लिए चेक इन कर रहे थे। इन अपहरणकर्ताओं ने खुद के लिए चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर जैसे कोड नेम इस्तेमाल किए थे। इस विमान में 190 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य सवार थे। फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जागजिया मौजूद थे। अपहरणकर्ताओं के टिकट 3 अलग अलग टूर एजेंसियों द्वारा जारी झूठे नामों पर बुक किए गए थे और 13 दिसंबर को बुकिंग में बदलाव भी किया गया था। ये एक छोटी उड़ान थी। करीब 1 घंटा 20 मिनट में विमान को दिल्ली पहुंचना था। भारतीय समय के अनुसार शाम 4 बजे IC 814 ने काठमांडू से उड़ान भरी। करीब 39 मिनट बाद विमान भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हुआ। केबिन में ड्रिंक्स सर्व हो रही थी। तभी मास्क पहने एक शख्स रिवॉल्वर और ग्रेनेड लेकर कॉकपिट में घुस गया। कुछ ही समय में 5 अपहरणकर्ताओं ने पायलटों सहित पूरे विमान पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने पुरुष यात्रियों को महिलाओं से अलग करना शुरू किया, जिससे केबिन में भय और अव्यवस्था फैल गई। इसी बीच पायलट ने नजर बचाकर इमरजेंसी ट्रांसपोंडर दबाया। परिणाम स्वरूप 4:56 पर दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक ये सूचना पहुंच गई कि काठमांडू से दिल्ली आ रही IC 814 में कुछ गंभीर गड़बड़ी है। अपहरणकर्ताओं ने पायलट को पश्चिम की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया और विमान को काबुल ले जा चलने के लिए कहा। पायलट ने बताया कि विमान में इतना ईंधन नहीं है कि काबुल तक पहुंचा जा सके। तब अपहरणकर्ताओं ने लाहौर जाने का आदेश दिया, लेकिन लाहौर ATC ने विमान को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने स्थिति पर चर्चा के लिए एक अहम बैठक बुलाई। शाम 6:04 पर पायलट ने भारतीय ATC को रेडियो पर बताया कि उसके पास सिर्फ 1 घंटे का ईंधन बचा है और पाकिस्तान की लाहौर में उतरने की अनुमति नहीं दे रहा। पायलट ने दिल्ली ATC से अनुरोध किया कि पाकिस्तान से संपर्क कर लैंडिंग की अनुमति दिलाई जाए, क्योंकि अपहरणकर्ता भारत में उतरना नहीं चाह रहे थे और धमकी दे चुके थे कि मांगे पूरी ना होने पर वह तुरंत 10 बंधकों को मार देंगे। शाम 6:30 पर पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने लाहौर में लैंडिंग की परमिशन मांगी, लेकिन उसे मना कर दिया गया। आखिरकार पायलट अपहरणकर्ताओं को अमृतसर एयरपोर्ट पर विमान उतारने के लिए मनाने में कामयाब हुए। ये कहकर कि आगे जाने के लिए ईंधन नहीं है। अमृतसर में उतरते ही कैप्टन ने तुरंत रिफ्यूलिंग का अनुरोध किया, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने अमृतसर में रहते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। जब लंबे समय तक टैंकर नहीं पहुंचा तो अपहरणकर्ताओं ने एक जर्मन नागरिक सतनाम सिंह, एक भारतीय कृपिन कात्याल पर चाकू से वार कर दिया। पायलट ने ATC को बताया कि अपहरणकर्ता क्लासिको राइफल से लैस है और बंधकों को मारना शुरू कर चुके हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस कमांडो मौजूद थे, लेकिन वे बिना आदेश कार्रवाई नहीं कर सकते थे। बाद में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने खुलासा किया कि जो बाउंसर में एक स्नाइपर छिपाने की बात भी कही गई थी, जो जरूरत पड़ने पर विमान को निष्क्रिय करने के लिए गोली चला सकता था। विमान में मौजूद गवाहों ने बताया कि 5 यात्रियों के हाथ बांधकर उन्हें आगे की सीटों पर बिठाया गया और धमकी दी गई कि अगर विमान तुरंत नहीं उड़ता तो बंधकों की हत्या शुरू कर दी जाएगी। कैप्टन देवी शरण ने बाद में कहा कि यात्रियों की जान बचाने के लिए उन्हें कोई फैसला लेना पड़ा। उड़ान की औपचारिक मंजूरी न मिलने के बावजूद 7:47 पर विमान अमृतसर से उड़ गया। जब विमान लाहौर के करीब पहुंचा तो पायलट ने फिर लाहौर में उतरने की अनुमति मांगी। पाकिस्तानी ATC ने इनकार कर दिया। जब विमान ने लैंडिंग की कोशिश की तो उसे रोकने के लिए लाहौर एयरपोर्ट की लाइट्स और नेविगेशन सहायता बंद कर दी गई। अमृतसर में ईंधन न मिलने के कारण विमान का फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। कैप्टन शरण ने क्रैश लैंडिंग का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने हाईवे पर विमान उतारने की कोशिश की, ठीक उसी समय पाकिस्तानी ATC ने नेविगेशन सहायता चालू की और लैंडिंग की अनुमति दे दी। IC 814 रात करीब 8:01 पर लाहौर में उतर गया।
कैप्टन शरण के अनुसार अपहरणकर्ता कुछ महिलाओं और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। उस समय पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त जी पार्थसारथी ने बाद में कहा कि वे लगातार विमान को उड़ने से रोकने का अनुरोध करते रहे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। जब तक वे एयरपोर्ट पर पहुंचे, विमान में ईंधन भर दिया गया था और उसे उड़ान की अनुमति भी दे दी गई थी। विमान रात 8:32 पर लाहौर से उड़ गया। अपहरणकर्ताओं ने विमान को काबुल ले जाने का आदेश दिया, लेकिन काबुल एटीसी ने यह कहकर उतरने से मना कर दिया कि रात में लैंडिंग की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। और आखिरकार विमान को दुबई के अल मिनहाद एयरबेस पर उतरने की इजाजत मिल गई। विमान रात 1:32 पर दुबई उतरा। यूएई अधिकारियों और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत के बाद ईंधन देने के बदले 27 यात्रियों को रिहा कर दिया गया। चाकू हमले में गंभीर रूप से घायल 25 वर्षीय बंधक कात्याल जी का शव जो है उसे दुबई में उतार दिया गया। यूएई अधिकारियों ने विमान को रोकने के लिए खाने पीने से भरे ट्रक भी विमान की ओर भेजे, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने पायलट को मजबूर किया कि वो सुबह 6:20 पर विमान में फिर उड़ान भरी। कैप्टन शरण ने बाद में कहा कि वे विमान को उड़ने से रोकने के लिए क्रैश करने का विकल्प चुन चुके थे, लेकिन विमान अभी ईंधन से भरा था, आग लगने का खतरा था और वे अधिकारियों की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। अब अपहरणकर्ताओं ने अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिमी शहर कांधार जाने का आदेश दिया। विमान 8:33 पर कांधार एयरपोर्ट पर उतरा। कांधार तालिबान के नियंत्रण में था। विमान उतरने के बाद भारत को अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने और बातचीत के लिए तालिबान अधिकारियों के समन्वय करना पड़ा, जबकि भारत ने तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी। इसलिए भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से एक अधिकारी को कांधार भेजा और संयुक्त राष्ट्र ने भी वार्ताकार वहां भेजे। यात्रियों ने बाद में बयान दिए कि उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिला, पीने के पानी और साफ सफाई की भी ठीक व्यवस्था नहीं थी। भारत में इसी बीच गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बंधकों के बदले कैदियों की रिहाई का विरोध किया, जबकि विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने तालिबान से बातचीत के पक्ष में रुख अपनाया। 27 दिसंबर को सरकार ने गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक काटजू के नेतृत्व में वार्ताकारों की एक टीम जो है अजीत डोभाल और सीडी सहायक के अधिकारियों के साथ कांधार भेजी। वार्ता आगे नहीं बढ़ी क्योंकि तालिबान ने भारतीय विशेष बलों को गुप्त ऑपरेशन की अनुमति देने से इनकार कर दिया और अपने स्वयं के विशेष बलों को भी ऐसी किसी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी। किसी भी सैन्य कार्रवाई की संभावना रोकने के लिए तालिबान ने बाद में विमान को टैंकों से घेर दिया। भारत के वर्तमान सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बाद में कहा कि अपहरणकर्ताओं को कांधार में आईएसआई का सक्रिय समर्थन मिल रहा था, जिससे उनके सुरक्षित निकल जाने की गारंटी बनती थी और वो दबाव में नहीं आ रहे थे। उनके अनुसार यदि आईएसआई का समर्थन न होता तो भारत इस अपहरण संकट को सुलझा सकता था। 27 दिसंबर को एक स्थानीय अखबार से बात करते हुए एक तालिबानी अधिकारी ने कहा कि अपहरणकर्ताओं को या तो अफगानिस्तान छोड़ देना चाहिए या अपने हथियार डाल देने चाहिए। आखिरकार 27 दिसंबर को अपहरणकर्ताओं ने 3 मांगे रखी: भारतीय जेलों में बंद 36 कैदियों की रिहाई, सज्जाद अफगानी का शव और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर। सज्जाद अफगानी हरकत उल मुजाहिदीन का संस्थापक था, जिसे पहले भारतीय अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और बाद में 1999 में जेल से भागने के दौरान एनकाउंटर में वो मारा गया था। अंततः मांग जो है वो सिमटकर 3 कैदियों की रिहाई पर आ गई: मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर। मौलाना मसूद अजहर को 1994 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था। उमर शेख को 1994 में विदेशियों के अपहरण के मामले में पकड़ा गया था। मुश्ताक जरगर के खिलाफ कम से कम 3 दर्जन हत्या के केस दर्ज थे। उसे 15 मई 1992 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 30 दिसंबर को रॉ प्रमुख एएस दुलत ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से बातचीत शुरू की, क्योंकि ये कैदी उस समय राज्य की जेलों में बंद थे। फारूक अब्दुल्ला ने रिहाई का कड़ा विरोध किया, लेकिन लंबी बातचीत के बाद दुलत उन्हें यह समझाने में सफल रहे कि इन अपराधियों की रिहाई से ज्यादा विमान में बैठे यात्रियों का जीवन कीमती है। इसके बाद अब्दुल्ला रिहाई पर सहमत हो गए। मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को
एक विशेष विमान से कांधार ले जाया गया। इस विमान में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी मौजूद थे ताकि अचानक कोई निर्णय लेना पड़े तो देरी ना हो। घटना के बाद इंडियन एयरलाइंस ने काठमांडू से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी। नेपाल द्वारा त्रिभुवन एयरपोर्ट पर पूरी सुरक्षा का आश्वासन देने और एक अतिरिक्त एक्सरे मशीन लगाने, साथ ही भारतीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा यात्रियों की अंतिम जांच पर सहमति के बाद इंडियन एयरलाइंस ने लगभग 5 महीने बाद 1 जून 2000 को काठमांडू सेवाएं फिर से शुरू की। जनवरी 2000 में भारतीय हवाई अड्डों की सुरक्षा CISF को सौंप दी गई। 29 दिसंबर को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मुंबई में अब्दुल लतीफ द्वारा पाकिस्तान से किए गए एक और फोन कॉल को इंटरसेप्ट किया। कॉल में लतीफ को लंदन की एक समाचार एजेंसी से संपर्क कर ये बताने को कहा गया था कि मांगे पूरी ना होने पर अपहरणकर्ता विमान को उड़ा देंगे। इस मामले की जांच CBI ने की और अपहरण के लिए 10 लोगों पर आरोप तय किए। लतीफ के साथ दिलीप कुमार भुजेल और एक नेपाली नागरिक यूसुफ नेपाली, जिन्होंने अपहरणकर्ताओं को सहायता दी थी, दोषी ठहराए गए। रिहा किए गए 3 आतंकवादियों में से मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान लौट गया और जल्द ही उसने जैश ए मोहम्मद नाम का उग्रवादी संगठन बनाया। इस संगठन का नाम 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमले सहित कई हमलों में सामने आया और जम्मू कश्मीर विधानसभा हमलों में भी इसी संगठन की भूमिका बताई गई। दूसरा आतंकी उमर शेख को 11 सितंबर को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने वाले 2 विमानों में से एक में के पायलट मोहम्मद अत्ता का मुख्य फाइनेंसर बताया जाता है। उसे 2022 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के लिए गिरफ्तार किया और मौत की सजा सुनाई। मुश्ताक अहमद जरगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहता है और अल उमर मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा है। रिहाई के बाद से वह पाकिस्तानी प्रशासित जम्मू कश्मीर में इस्लामी आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इन तीनों आतंकवादियों को छोड़े जाने का जो जख्म है वो आज तक पूरा भारत झेल रहा है। चाहे वो पुलवामा हमला हो, चाहे वो पहलगांव हमला हो, चाहे वो मुंबई अटैक हो, उन तमाम भारत में हो रहे हमले कहीं ना कहीं उनकी कड़ियां जो हैं वो इन्हीं 3 आतंकवादियों से जुड़ती हैं। चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो जरगर हो, इन तमाम आतंकवादियों की जो आतंक की जो वो है हद है वो पूरे भारत में फैली हुई है। लेकिन बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि इसका भी भारतीय सेना, भारत के जवान अंत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।